हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल। और यहाँ पे आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेने आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपको बताने आया हूँ विच इज़ वेरी वेरी मतलब सब बच्चे जानना चाहते हैं कि सर रैंक और परसेंटाइल जो है जेई मेन में कैसे कैलकुलेट होती है, क्या तरीका होता है। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना एंड डू लाइक द सेशन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपका ये एक चीज़ बता देता हूं कि जो परसेंटाइल है वो आपकी हमेशा शिफ्ट वाइज आती है। फॉर एग्जांपल चाहे वो हम जनवरी की बात करें या अप्रैल की बात करें, अभी फिलहाल हम जनवरी की बात करते हैं। मान लो एक शिफ्ट है आपकी, एक शिफ्ट 1 है ना, और एक आपकी शिफ्ट 2 है। मान लो शिफ्ट 1 में अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख स्टूडेंट्स बैठे हैं और शिफ्ट 2 में लेट्स से 1.3 लाख स्टूडेंट्स बैठे हैं अप्रोक्सीमेटली। वैसे ऑलमोस्ट इवन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बट थोड़ा बहुत 5-10 हजार ऊपर नीचे चलता है। तो 1.5 लाख बच्चे बैठे, तो आपकी अगर शिफ्ट 1 में जो भी परसेंटाइल निकल कर आएगी वो इस 1.5 लाख में से ही निकल कर आएगी, है ना। अगर आप शिफ्ट 1 के बच्चे हो, अगर आप शिफ्ट 2 के बच्चे हो, तो आपका कंपटीशन इस 1.3 लाख स्टूडेंट से है। तो ऐसा होता है। तो आपकी जो भी परसेंटाइल निकल के आती है वो हमेशा शिफ्ट वाइज आती है। मतलब अगर आपने 1.5 लाख बच्चों के साथ एग्जाम दिया है और टोटल स्टूडेंट्स जो एग्जाम दे रहे हैं लेट्स से वो 14 lakhs है, टोटल स्टूडेंट्स गिविंग द एग्जाम वो है 14 lakhs। तो अगर 1.5 लाख बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है तो बाकी 12.5 लाख से आपका कोई लेना देना नहीं है कि उनकी शिफ्ट में कैसा पेपर आया, उन्होंने कैसा परफॉर्म करा, कोई लेना देना नहीं। आपका कंपटीशन सिर्फ 1.5 लाख बच्चों से है। तो यही एक परसेंटाइल के अंदर एक फ्लॉ है, एक गड़बड़ है कि आप तैयारी इतनी मेहनत करते हो और आपकी जो परसेंटाइल है वो डिपेंड करती है कि बाकी बच्चों ने कैसा परफॉर्म करा, है ना। क्योंकि अगर बाकी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे, पेपर का लेवल चलो जैसा भी है, लेकिन स्टूडेंट्स आर बेटर प्रिपेयर्ड देन यू, है ना, बहुत सारे मतलब 1.5 लाख के बच्चे हैं और आपसे बेटर प्रिपेयर हैं, तो आपकी परसेंटाइल ऑब्वियसली नीचे हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप ऐसी शिफ्ट में एग्जाम देते हो जहां पे स्टूडेंट्स आर लेट्स से एवरेजली प्रिपेयर्ड, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स तैयारी करके नहीं आए हैं और आप उसमें आउट कर जाते हो और आपकी परसेंटाइल अच्छी बन जाती है, तो यहां पे ये चीजें मैटर कर जाती हैं। तो ये गड़बड़ हो जाती है परसेंटाइल में, है ना। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि थोड़ा एडवांस पे ज्यादा फोकस करो, एडवांस को भी साथ साथ लेके चलो। तो अब परसेंटाइल लेकिन कैलकुलेट कैसे होती है ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल 1.5 लाख बच्चे आपकी शिफ्ट में बैठे हैं और 200 नंबर पे आपकी 99 परसेंटाइल आई है ना। 180 पे या 175 पे लेट्स से 98 परसेंटाइल आई है ना, इस तरीके से। और उसके बाद लेट्स से 155 पे या 160 पे एक अप्रॉक्स बता रहा हूं 97 परसेंटाइल आई है। मान लो शिफ्ट 1 का ये डेटा है। अब परसेंटाइल कैसे निकलती है? परसेंटाइल बहुत ही सिंपल है। टोटल स्टूडेंट्स, मतलब परसेंटाइल का मतलब है 99 परसेंटाइल का मतलब है 1% बच्चे आपसे आगे हैं, 99% बच्चे आपसे पीछे हैं। सर मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 1.5 लाख बच्चे अगर आपकी शिफ्ट में बैठे हैं और आपकी अगर 99 परसेंटाइल है, इसका मतलब उसका 1% बच्चा यानी कि 1500 बच्चे आपसे ऊपर हैं और बाकी के जो बच्चे बच गए आपके, है ना, वो आपसे नीचे हो गए। ठीक है, तो 1500 बच्चे आपसे ऊपर है, मतलब आपकी जो रैंक होगी अपनी शिफ्ट में वो 1500 आ जाएगी। तो टोटल में से वो वाले बच्चे आप माइनस कर दो विच आर अबव यू, है ना, द स्टूडेंट्स अबव यू, है ना, अपॉन टोटल इनटू 100। ठीक है, कितने बच्चे आपसे ऊपर हैं उस हिसाब से आपका जो है यहां पे आंसर आ जाएगा, मतलब परसेंटाइल निकल जाएगी। ठीक है ना। तो जितने आपको बस ये पता करना है कि अच्छा हमारे पास टोटल 1.5 लाख बच्चे बैठे थे, है ना, उस 1.5 लाख में से आपने लेट्स से 1500 बच्चे आपसे ऊपर हैं फॉर एग्जांपल, है ना, 1.5 लाख बच्चे बैठे हैं, उसमें से 1500 बच्चे आपसे ऊपर हैं अपॉन 1.5 लाख इंटू 100, तो आपका आंसर 99 आ जाएगा। यहां से इस तरह से निकलता है। तो 175 पे 98 आ गई मान लो, तो इसका मतलब 2% बच्चे, 3000 बच्चे आपसे ऊपर हैं और बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपसे नीचे हैं। ऐसी शिफ्ट 2 में क्या होगा? शिफ्ट 2 में मान लो 160 पे 99 परसेंटाइल आ गई, ठीक है ना, 140 पे 98 आ गई, 125 पे 97 आ गई,
तो इसमें भी ऐसे ही कैलकुलेट हुआ है कि 1.3 लाख थे, उसमें से 1300 बच्चे आपसे ऊपर हैं, तो आपका 160 मार्क्स पे आ गया वो। तो अब यहां पेपर के लेवल पे भी परसेंटाइल डिपेंड करती है और परसेंटाइल डिपेंड करती है टाइप ऑफ स्टूडेंट्स पे भी। ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस तो ज्यादा मैटर करती है, लेकिन आपकी जो परसेंटाइल है, परफॉर्मेंस मतलब नंबर कितने आ रहे हो तो आपके ऊपर है, लेकिन आपकी जो परसेंटाइल काउंट हो रही है वो पेपर के लेवल पे और बच्चों के लेवल पे डिपेंड करती है। ये सबसे बड़ा फ्लॉ हो जाता है। कई बार शिफ्ट बहुत इजी आ जाती है और बच्चा आपसे मान लो कोई बेटर प्रिपेयर्ड है, ज्यादा स्पीड वाला बच्चा है, क्योंकि आपके कंपटीशन सिर्फ उस 1.5 लाख के बच्चों के अंदर ही हो रहा है, तो आपकी परसेंटाइल 200 नंबर पे भी नीचे आ गई है ना। कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे 200 पे भी 99 परसेंटाइल बन रही है, जबकि यहां 160 पे 99 बन रही है। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि पेपर का लेवल यहां पे बहुत ईजी था और यहां पेपर का लेवल टफ था, जो प्राइमरी रीजन होता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है पेपर का लेवल अगर बहुत इजी नहीं भी था, लेकिन स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म करा, यानी कि बेटर प्रिपेयर्ड बच्चे या एडवांस के टॉपर्स या बहुत सारे अच्छे बच्चे इस शिफ्ट में बैठे थे और यहां पे एवरेज बच्चे बैठे थे, तो पेपर का लेवल अगर नॉर्मल भी होगा तब भी 160 पे 99% ला रही है। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके हाथ में नहीं है बिल्कुल भी, है ना। आपके हाथ में जो फैक्टर्स है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थोड़ा फ्लॉ होता है इस सिस्टम में, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, वी हैव टू डील विद इट। लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूं कि परसेंटाइल कैलकुलेट कैसे होती है और शिफ्ट वाइज होती है। आपका कंपटीशन इसी 1.5 लाख में है, बाकी 12.5 लाख से कोई मतलब नहीं है, या इस शिफ्ट में हो तो आपको रेस्ट 12,70,000 से कोई मतलब नहीं है। 1.3 में ही आपको अच्छा परफॉर्म करना है। 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको यहाँ टॉप 1500 में आना है, जिसके लिए 200 नंबर चाहिए, यानी पेपर का लेवल भी आपको सही से आंकना पड़ेगा कि यार पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा लग रहा है या इजी लग रहा है तो मुझे जल्दी जल्दी सॉल्व करने हैं, बाकी बच्चों से बेटर करना है। और पेपर का लेवल टफ लग रहा है तो एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 160 पे भी 99 आ रही है यहाँ पे। तो कुछ फैक्टर्स हमारे हाथ में होते हैं, कुछ फैक्टर्स हमारे हाथ में, हमारे हाथ में क्या होगा अगर हम अच्छा परफॉर्म करें, उसके अलावा तो हमारे हाथ में नहीं है चीजें। बट यही इस मतलब थोड़ा ड्रॉबैक है, फ्लॉ है इस सिस्टम में कि स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा फेयर नहीं होता जो एडवांस में होता है। एडवांस में क्योंकि सभी 2.5 लाख बच्चे जो देते हैं उनको सेम पेपर मिलता है, सब सेम तरीके के मतलब लेवल पे होते हैं, और फिर जो बच्चा उसी सेम पेपर में अच्छा करेगा तो बहुत फेयर सिस्टम होता है। तो यहां पे ये थोड़ी सी गड़बड़ी है। अब रैंक कैसे निकलती है उसके बारे में बता देता हूं कि रैंक कैसे निकल, हालांकि अभी जनवरी अटेम्प्ट में रैंक नहीं आएगी, अभी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी आपको अपनी शिफ्ट की परसेंटाइल मिल जाएगी, बस है ना। परसेंटाइल मिल जाएगी, सब्जेक्ट वाइज मिलेगी परसेंटाइल, और फाइनली आपको टोटल परसेंटाइल मिल जाएगी, बस परसेंटाइल आएगी। जब अप्रैल अटेम्प्ट आप दोगे तो उसमें भी आपको सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल मिलेगी और टोटल परसेंटाइल मिलेगी। अब ये लोग क्या करेंगे, जनवरी अप्रैल, जब अप्रैल में आपका रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा वो रिजल्ट, है ना, तो जनवरी और अप्रैल की जो टोटल परसेंटाइल है उसमें से बेस्ट ऑफ परसेंटाइल ले लेंगे, है ना। मान लो आपको जनवरी में परसेंटाइल मिली 99 और अप्रैल में आपको परसेंटाइल मिली 99.4, तो आपकी जो फाइनल परसेंटाइल हो जाएगी वो 99.4 हो जाएगी। ठीक है, ऐसी हर बच्चे का ये परसेंटाइल कैलकुलेट कर लेंगे, चाहे आप किसी भी शिफ्ट में बैठे हो, है ना। तो हर शिफ्ट में हर बच्चे का परसेंटाइल शिफ्ट वाइज ही कैलकुलेट होगा ऑब्वियसली। जैसे जनवरी का शिफ्ट वाइज हुआ, अप्रैल में आप जिस भी शिफ्ट में हुए उसकी ये परसेंटाइल आ गई, है ना। तो शिफ्ट वाइज आती है हमेशा परसेंटाइल। ये ड्रॉबैक है कि आपका कंपटीशन उसी 1.5 लाख के बच्चों के अंदर ही होगा, बाकी से कोई मतलब नहीं। आप किस शिफ्ट में आ गए वो आपकी किस्मत है, कैसा पेपर आया वो आपकी किस्मत है, या आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो वो आपकी मेहनत है। तो जनवरी और अप्रैल में अब मेरा स्कोर आया, मैं इंडिविजुअल हूं, मैंने जनवरी में पेपर दिया, मेरे मतलब मैं इस शिफ्ट में था, 200 पे 99 आ गई। फिर मैंने अप्रैल में पेपर दिया, मेरे शायद 170 पे 99.4 आ गई, क्योंकि पेपर टफ था। एनीवेज जो भी था, ये मेरा पेपर है। अब दोनों में जो भी बेस्ट होगा वो यहां आ जाएगा फाइनल। तो ऐसे मेरी तरह हर बच्चे का निकल जाएगा। अब तुम किसी भी शिफ्ट में हो, है ना, तो बच्चा नंबर 1 कोई है, बच्चा उसकी जैसे मैं हूं 99.4 आ गई, है ना। कोई और बच्चा है जिसकी बेस्ट ऑफ 2 99.6 आ गई, जैसे भी आ गई, ठीक है। किसी की 98 आ गई, 97 आ गई, परसेंटाइल निकल आई। अब उसको नॉर्मलाइज करेंगे, मतलब उसको अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देंगे, है ना। 100 परसेंटाइल वाले जो बच्चे होंगे उनको रैंक मिल जाएगी। बाकी टाई ब्रेकर इनके पास होता है। टाई ब्रेकर मतलब जैसे मैथ्स में अगर अच्छी परसेंटाइल है तो आपको ऊपर रैंक किया जाएगा, अगर मैथ्स में भी इक्वल है, सब में इक्वल है, तो फिर आपको डेट ऑफ बर्थ से कर देंगे, वो टाई ब्रेकर उनके पास होता है। तो फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना स्टार्ट कर देते हैं और फाइनली आपको आपकी रैंक जो है, ऑल इंडिया रैंक, कॉमन रैंक लिस्ट जो है वो मिल जाती है ना। देखो कैसे, जैसे मान लो आपकी
जनवरी और अप्रैल में जो भी बेस्ट ऑफ 2 परसेंटाइल आई, चाहे कितने भी नंबर पे आए, उससे कोई मतलब नहीं है किसी को कि कितने भी नंबर पे आ रही है, क्योंकि पेपर का लेवल कैसा था किसी को नहीं पता। कितने भी नंबर पे आ रही है कोई मतलब नहीं है, बस परसेंटाइल से मतलब है। यानी आपकी शिफ्ट में कैसे बच्चे बैठे हैं और किस तरह का पेपर आ रहा है, वो आपके ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके हाथ में नहीं है। आपको अपना परफॉर्मेंस अच्छा देना है, पर लेट्स होप कि यार मेरी परसेंटाइल उतने नंबर जितने आ रहे हैं उस पर अच्छी बन जाए, क्योंकि अल्टीमेट खेल परसेंटाइल का ही है, फ्रॉड सिस्टम का ही अल्टीमेटली खेल है। तो आपने जनवरी में परसेंटाइल आई, अप्रैल की परसेंटाइल आई, और फाइनली फिर हमने इसमें बेस्ट ऑफ 2 रख दिया। तो मान लो 99.9 आ गई, तो फिर उन्होंने क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना शुरू कर दिया। तभी 7 डिजिट रख देते हैं वो लोग, है ना, कि पहले परसेंटाइल 7 डिजिट 7-8 डिजिट रख दो ताकि डिफरेंशिएट हो जाए सबसे बात, क्योंकि 99.9 तो बहुत सारे लोगों की हो सकती है, लेकिन 9 फिर 8 7 जो भी है, फिर यहाँ पे 9 7 6 ऐसे चलती रहती है। क्योंकि जब आप इसको कैलकुलेट करते हो ना, तो ये एक इर्रेशनल नंबर भी आ सकता है। तो जब इर्रेशनल नंबर, क्योंकि ये नंबर भी ऐसा ही होता है 1,43,827, और यहां भी कुछ मतलब, तो जब पी बाई क्यू आएगा वो थोड़ा इर्रेशनल आता है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टाइप आ सकता है। तो वो 7-8 डिजिट तक निकाल देते हैं ताकि यही डिफरेंशिएट हो जाए कौन सा रैंक ऊपर है। तो इसको रैंक मिलेगी, इसकी मान लो इसकी रैंक आ रही है 1500, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना, तो फिर इसकी रैंक आ जाएगी 1501 ऐसे। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट परसेंटाइल है, तो फिर डेट ऑफ बर्थ से वो कर लेते हैं, है ना। अगर मैथ्स में भी सेम है, फिजिक्स में भी सेम है, केमिस्ट्री में भी सेम है, तो फिर डेट ऑफ बर्थ से कर देते हैं। तो ऐसे फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको रैंक मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। टाई ब्रेकर्स इनके पास होते हैं बेटा, है ना, क्योंकि नंबर भले ही सेम है ना, परसेंटाइल भले ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन मैथ्स में परसेंटाइल किसी की ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। तो मैथ्स में ज्यादा होगी तो ऊपर रैंक आएगा। अगर परसेंटाइल एग्जैक्टली सेम है, नंबर एग्जैक्टली सेम है, तो जिनका रैंक, जिसका मैथ्स में ज्यादा होगी उसको ऊपर दिया जाएगा। अगर सब कुछ ही बराबर है, तीनों एग्जैक्ट सेम आ रहे हैं, तो डेट ऑफ बर्थ से कर देते हैं, ठीक है। अगर वो भी बराबर है तो फिर इतना मुझे भी नहीं पता, है ना, कि क्या करेंगे, फिर सेम रैंक दे सकते हैं। बट अभी फिलहाल आप ये जानो कि रैंक ऐसे मिलती है आपको। तो ये आपकी कॉमन रैंक लिस्ट निकल आती है इस तरीके से सब बच्चों की, ठीक है ना। अब ये परसेंटाइल कितने नंबरों पे आई है इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपकी शिफ्ट में इतनी आई है। अब आपकी मान लो 150 पे 99.9 आ गई, और ये मेरी 200 पे 99.9 आई है, तो हम बिल्कुल सेम रैंक पे आएंगे। तो ये दिक्कत हो जाती है, क्योंकि परसेंटाइल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पेपर एंड मोस्टली कि बच्चे कैसे बैठे हैं उसके अंदर। इसके बाद फिर कैटेगरी वाइज रैंक कर देते हैं, है ना। तो जितने भी बच्चे आपके ईडब्ल्यूएस वाले होंगे उनको अलग करके वही डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देंगे। चाहे मान लो 1500 वाला बच्चा है, जनरल कैटेगरी रैंक आई है, इसकी जनरल रैंक आई है, सीआरएल आई है, पर ये ईडब्ल्यूएस का पहला बच्चा है, तो इसको ईडब्ल्यूएस में रैंक 1 मिल जाएगी। सिमिलरली अगला जो बच्चा होगा उसको रैंक 2 मिल जाएगी। ऐसी ओबीसी कैटेगरी अलग कर देंगे, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देंगे। ऐसी एससी एसटी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी ऑर्डर में लगा के खत्म करेंगे। तो ये होता है कहानी। तो मेन बस फ्लॉ वही है जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको किस नंबर पे क्या परसेंट आएगी वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे कितने बैठे हैं, टाइप ऑफ स्टूडेंट्स पे, टाइप ऑफ पेपर पे। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। पर ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत करके जाते हो, आप अपने हिसाब से 180 190 मार्क्स लाते हो, लेकिन बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स कितने ज्यादा अच्छे बैठे हैं, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, क्योंकि बच्चों की इंटेलिजेंस का तो जेईई मेन वालों को नहीं पता कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो तो बस रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है कि बच्चा अगर बहुत अच्छा बैठा है, पेपर टफ भी आया तब भी कट ऑफ हाई चला जाता है। कई बार पेपर का लेवल नॉर्मल भी है, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स उतने अच्छे प्रिपेयर्ड नहीं बैठे तो कट ऑफ नीचे चला जाता है। तो ये चीजें हैं जो जेईई मेन में कहीं ना कहीं थोड़ा फ्लॉ बनाती हैं। अदरवाइज जो मैं आपको आज बता रहा हूं ये तरीका है जेईई मेन वालों का, एनटीए वालों का, आप लोगों को परसेंटाइल निकालना, बेस्ट ऑफ 2 करना, और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के आपको ऑल इंडिया रैंक देना, और फिर कैटेगरी वाइज लगा के कैटेगरी वाइज रैंक देना। लेकिन अभी ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी वाइज रैंक नहीं आएगी, वो अप्रैल अटेम्प्ट के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा तब वो आएगी, ठीक है। तो आई होप आज सबको समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को थोड़ी भी कंफ्यूजन होगी तो वो क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो बेटा, ओके। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू शेयर दिस सेशन टू एवरीवन, ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। तो ये फंडे आपके क्लियर होने चाहिए बिफोर गोइंग टू अप्रैल अटेम्प्ट, कि आपका कंपटीशन अपनी शिफ्ट वालों के साथ है, उसी में आपको अच्छा करना है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विल सी यू सून इन द एकेडमिक सेशंस, क्योंकि अब नेक्स्ट वीक से हम लोग एडवांस के सेशंस और अप्रैल अटेम्प्ट के सेशंस भी लाने वाले हैं। तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, है ना। बाकी मैं आपसे मिलता रहूंगा और सेशंस के साथ। थैंक यू सो मच।